हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस और आपका स्वागत है एकांत आईएएस से यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स से लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने आज से टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया था। परंतु ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से हमें जून 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। तो आइए इसे हम कुछ केसेस के माध्यम से समझते हैं और इस संविधान संशोधन अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं। पहला केस जो हम देखते हैं वह है कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार। यह केस काफी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि जब आप सभी जानते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे सामने जो एक सबसे बड़ी जो परेशानी थी, जो समस्या थी, वह ये थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा ये वह प्रथा थी जिससे अंदर कुछ चुनिंदा जमींदारों के पास बहुत बड़े पैमाने पे भूमि का स्वामित्व था और बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान थे वह भूमिहीन थे और मजदूर थे। तो सरकार का पहला जो उद्देश्य था वह ये था कि भूमि के इस असमान वितरण को समान किया जाए और गरीब और भूमिहीन किसानों किसानों को जमीन भूमि दी जाए जिसपे वह खेती कर सके और अपना गुजर बसर आराम से कर सके। यानी कि एक ऐसा देश जहां पर असमानता कम हो, उस उद्देश्य के लिए ये भूमि सुधार अधिनियम कानून लाए जाने थे। परंतु ये चेंज सरकार नहीं कर सकती थी क्योंकि आप सभी जानते हैं भूमि संघ सूची का नहीं, राज्य सूची का विषय है। यानी कि 7वीं अनुसूची के तहत ये राज्य सूची के विषय के अंदर आता है। तो विभिन्न राज्य सरकारों ने कानून लाए, भूमि सुधार अधिनियम लेकर आए। उसी में से एक भूमि सुधार अधिनियम था बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इस भूमि सुधार अधिनियम को कामेश्वर प्रसाद जी जो दरभंगा के महाराज थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि यह उनके अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार और अनुच्छेद 31 अर्थात संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। बिहार सरकार ने भी कामेश्वर प्रसाद के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि ये जो कानून है भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो बिहार सरकार लेकर आई है, ये असंवैधानिक कानून है और इसे शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस। सबसे महत्वपूर्ण केस आता है सैलवाला देवी वाद, अर्थात इन द मैटर ऑफ भारतीय प्रेस, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये केस 1950 से है जब बिहार सरकार ने सैलवाला देवी के खिलाफ भड़काऊ पैम्फलेट छापने के कारण एक नोटिस भेजा और सुरक्षा राशि जमा करने के लिए बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैलबाला देवी थी ये भारतीय प्रेस की मालकिन थी। तो इन उनके प्रेस में एक जो पैम्फलेट छपा हुआ है बिहार सरकार के अनुसार जो था भड़काऊ पैम्फलेट था, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया और कहा गया कि एक सुरक्षा राशि जमा की जाए। परंतु ये हाई कोर्ट में गए, उन्होंने बिहार सरकार के आदेश को जो है पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और सरकार के पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत नागरिकों को इतनी व्यापक आजादी प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिंसा के लिए उकसाता भी है ना, अर्थात संविधान में नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिंसा के लिए उकसाएगा भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उसे वैध माना जाएगा। ठीक है, और उसे रोका नहीं जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा स्वतंत्रता थी। तो उन्होंने सैलवाला देवी का जो केस था, बिहार सरकार का जो आदेश था, उसे रद्द कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय की सरकार को चिंता करनी पड़ी कि लोक व्यवस्था के लिए इस तरह के भड़काऊ भाषण जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी मामले में हम एक तीसरा केस देखेंगे जो लैंडमार्क केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये इस केस का नाम है चंपाकेम दोराई राजनवाद। ये केस 1951 का है। इस केस में ऐसा क्या हुआ था? तो आप जानते ही होंगे कि मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान किया था उस समय। तो क्या हुआ था, तो चंपाकम दोरई राजन जो एक ब्राह्मण महिला थी ना, इन्हें योग्यता होने पर भी मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की वजह से एडमिशन नहीं मिला। अब ये चली जाए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला जी मैं सुप्रीम कोर्ट गया और इन्होंने अपनी याचिका दायर की। आधार क्या था कि आधार ये था कि अनुच्छेद 15 ए जो बोलता है कि
राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान और इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आधार के हिसाब से पहुंची और इन्होंने एक आर्टिकल और लगाया। वह आर्टिकल था आर्टिकल 929 क्लॉज 2। वह आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य द्वारा संचालित सरकारी या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंत, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से इनकार यानी एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पे इन्होंने चुनौती दी। मद्रास से जो आरक्षण का प्रावधान था, उसमें मद्रास सरकार द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये बिल्कुल सही है कि मद्रास सरकार का जो शासन आदेश है वो अनुच्छेद 15 क्लोज 1 ए यानी राज्य द्वारा असमानता ना करना और अनुच्छेद 29 क्लोज 2 यानी किसी भी शिक्षित संस्था में राज्य निधि से द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षित संस्था में प्रवेश से लिए रोकने से वंचित नहीं करना, ये एक मौलिक अधिकार है। इससे तहत जातिगत कोटे तो खारिज कर दिया गया। इन्हीं सब आधारों को लेकर, जैसे कि अगर आप देखते हैं तो चंपकीम दोरई राजनवाद हो गया कि गरीब तबके को यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कानून ना बना पाना, और वही बात है अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता होना, वही भूमि सुधार के लिए कानून ना बना पाना। यही सारी जिम्मेदारियां, यही सारे रीजंस थे जिससे बिहाइंड सरकार को पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। इस संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव किए गए संविधान में, आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं और इससे उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इससे जो उद्देश्य थे वे सिंपल थे। भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करना। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना। तीसरा तीसरा जो उद्देश्य था वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था जो इन तीनों का ही समग्र रूप था, वो था इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए इनका। तो सरकार पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लेकर आई, पारित किया गया और इसमें जो प्रावधान जोड़े गए वह प्रावधान हम इसलिए विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं उन प्रावधानों को। संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण का आधार प्रदान किया। अर्थात सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान यानी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया। इससे तहत ये किया गया। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जोड़ा गया जिससे अंदर वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए। इनके लिए 3 नए आधार जोड़े गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के आधार। वह थे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्व संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तीसरा जो आधार था वो था अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जो हम देते हैं सेल वाला देवी केस में। फिर इससे अतिरिक्त अनुच्छेद 19(6) जोड़ा गया कि राज्यों को व्यापार या उद्योग में एकाधिकार स्थापित करने की शक्ति स्पष्ट की गई अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत। इससे तहत अनुच्छेद 31 ए भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 ए भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौती से संरक्षण देता है। अर्थात वह सारे कानून जो भूमि सुधार को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें निरक्ष कर देता है। अर्थात भूमि सुधार के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है अनुच्छेद 31 ए के तहत। जैसे कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है समानता के अधिकार, वैसे ही अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ का उल्लंघन किया जा सकता है संपत्ति को अर्जित करने के अधिकार से। वहीं आर्टिकल 31 का उल्लंघन किया जा सकता है अर्थात संपत्ति के अधिकार से। तो अनुच्छेद 31 ए कहता है कि भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौती से संरक्षण है, यानी कि भूमि सुधार कानूनों के अगेंस्ट मौलिक अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। सामान्य शब्दों में कहें तो इसमें अनुच्छेद 31 ए भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 ए भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को
मौलिक अधिकारों की चुनौती से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात कैसे? अर्थात भूमि सुधार के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, अगर उन कानूनों को लागू करने में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उससे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। कैसे मौलिक अधिकार? जैसे कि अनुच्छेद 14 समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के तहत संपत्ति अर्जी करने का अधिकार। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी और इससे संरक्षण प्राप्त है भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31A के तहत। इससे तहत आर्टिकल 31B भी जोड़ा गया। आर्टिकल 31B एक्चुअल में बहुत स्पेशल प्रावधान है। यह प्रावधान कहता है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून जोड़े जाएंगे वह कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसी के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण दिया गया। मतलब 31B के तहत भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण दिया गया। हाँ, आगे आप जब देखेंगे कि 9वीं अनुसूची क्या है तो आपको समझ आएगा। अर्थात वह सारे कानून जो 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन्हें न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 9th शेड्यूल भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ही जोड़े गए थे। 9th शेड्यूल में यानी कि 9वीं अनुसूची में 13 भूमि सुधार कानूनों को शामिल करके न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार से हटा दिया गया। अर्थात 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, इसलिए ये 13 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया ताकि कि न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा ना करे और इन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर अमान्य घोषित ना करे या शून्य घोषित ना करे। अर्थात आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी तैयारी और अधिक मजबूत और अच्छी हो सके। थैंक यू।